स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म क्या पर, जहां हम हर उस पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में नहीं बात किया जाता है, और हर उस सवाल के साथ आएंगे जो हमारे मन में बार बार उत्पन्न होता है, क्यूरियस होता है जानने की और उसे समझने की। और जानना समझना दोनों ही जरूरी है। अगर हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो फिर सवाल कैसे करेंगे। तो आज का चर्चा है, हम आज की चर्चा करेंगे फेल्योर पे, कि अक्सर लोग फेल क्यों हो जाते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए दो कंडीशंस होते हैं। पहला कि आप उसको ईमानदारी से, सही ढंग से और मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको फेल्योर का सामना करना ही होगा। और दूसरा कि आप मेहनत तो कर रहे हैं पूरे निष्ठा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पर फिर भी फेल हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहला जो कंडीशन है उसके बारे में तो क्या ही डिटेल में बात करना है, क्योंकि जो जो आदमी काम कर रहा है वही मेहनत नहीं कर रहा है, तो फिर ये तो फिर उसे खुद ही समझना होगा। पर दूसरा कंडीशन जरूरी हो जाता है समझना, कि मेहनत करने के बाद भी आखिर हम बार बार फेल क्यों हो रहे हैं। हम उस हर पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशल इनजस्टिस। इन सारे पर्सपेक्टिव को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, और फिर सवाल करेंगे अपने आप से, इस सिस्टम से, जो काम कर रहे हैं उस काम के दायरे से। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला, किसी भी काम को करने के लिए क्या 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 करना होता है। सबसे पहले हम कोई भी काम करने जाते हैं तो ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। ऑपरेटर्स यानी इक्विपमेंट्स। कोई भी काम करने जाने से पहले हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं और ये पता करते हैं कि क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हम ये काम को पूरा कर सकेंगे। जैसे अगर आप कोई प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको आपके पास होनी चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। जैसे आप किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंपटीशन से जुड़ी हुई सारे रिसोर्सेज, बुक्स, कॉपी, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, तभी आप सही मायनों में कंपटीशन की तैयारी कर पाएंगे। तो अब बात ऑपरेटर्स की है कि ये चीज़ें कैसे हमारे पास होंगे, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। अगर आप एक, चलो हम कंपटीशन को ही एक मेन टारगेट मान के चलते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो ही होने जा रहा है उन लोगों के लिए जो किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सीईटी हो, नीट हो, जेई हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी, चाहे जो भी चीज़ें हो, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्स हो, उसके बारे में ही है। तो किसी किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए, उसको फेयर बनाने के लिए क्या होना चाहिए? सारे स्टूडेंट्स के पास, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी कंटेस्टेंट हैं, उन सब के पास एक बेसिक जो अपरेटस है, जो रिक्वायरमेंट है, वो होना ही चाहिए। उसके बिना उसको फेयर माना ही नहीं जाएगा। जैसे आप किसी भी कंपटीशन को दे रहे हो, आप उसमें फेल हो जा रहे हो, या शायद फेल नहीं, कुछ नंबरों से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम उस चीज को कैसे जस्टिफाइड करेंगे उस बच्चे के साथ जिसको तुरंत ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रहा है। जैसे अगर किसी एक बच्चा है जिसे तुरंत ही उसे बुक की जरूरत है और उसे तुरंत ही बुक मुहैया करा दिया जा रहा है, उसे बुक, कॉपी की जरूरत है, पेन की जरूरत है, उसे तुरंत मिलता है। और जबकि दूसरी तरफ किसी को 10 दिन इंतजार करना होता है, किसी को महीने भर इंतजार करना होता है। इस समय का जस्टिफिकेशन क्या होगा? और भी चीजें हैं। तो ये है ऑपरेटर्स, कि अगर सही मायनों में अगर आपके पास एक सही समय पे सही रिसोर्सेज, सही ऑपरेटर्स, रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो भी आपकी ये रुकावट बन सकता है आपकी कामयाबी में। तो ये समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे कारण की, जो है कि आप कौन सा काम करने जा रहे हो। जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया कि कंपटीशन। तो आप जो कंपटीशन देने जा रहे हो
कौन उसे कंडक्ट कराता है? एजेंसी। एजेंसी का स्ट्रक्चर क्या है, उसका ढांचा क्या है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कितना फेयर है, इन सारी चीज़ों पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तभी जाके हम सही मायनों में अपने आप के साथ न्याय कर पाएंगे और दूसरों के साथ भी। क्योंकि अगर अगर कोई भी एजेंसी फेयरली एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराता है तो क्या होगा? अन्याय होगा, ये इनजस्टिस होगा उन लोगों के साथ जो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं, कई दिन महीने और साल भी लगाते हैं किसी एक एग्जाम को क्रैक करने में। और मान के चलो एजेंसी का ऐसा रूल्स है कि जिसमें कोई जो फेयर ही नहीं है। फेयर कैसे नहीं है, हम बात करते हैं। अगर चलो हम सीईटी को ही ले लेते हैं, सीबीटी बेस्ड एग्जाम कराता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। अगर मान के चलो उस बच्चे के पास, जिसके पास लैपटॉप ही नहीं हो, तो क्या प्रैक्टिस करेगा? वो कॉपी पे प्रैक्टिस कर रहा है, पेज पे प्रैक्टिस कर रहा है और जाके एग्जाम्स कंप्यूटर पे दे रहा है। तो क्या उसका जो कोऑर्डिनेशन है एग्जाम के समय, क्या ये उस समय वैसा ही काम करेगा जो पेज पे कर रहा था और जो कंप्यूटर पे करना पड़ रहा है? नहीं करेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आप अगर साइकिल चला रहे हो तो आप बाइक नहीं चला सकते हो, आप कार नहीं चला सकते हो। ठीक वैसे ही ये भी है कि अगर आप, कोई बच्चा पेपर पे प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे कंप्यूटर पे एग्जाम देना देना रह रहा है, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन है माइंड हैंड का, सोचने का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सही ढंग से काम नहीं करेगा वहाँ पे। तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? फिर ये तो अनफेयर हुआ। इसके बारे में कितने लोग सवाल पूछते हैं? इसलिए सवाल नहीं पूछते हैं क्योंकि समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि जान नहीं रहे हैं। सोच के देखो कि अगर एक बच्चा है जिसको सिर्फ इस बात की वजह से उसे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हुआ कि उसने प्रैक्टिस पेज पे किया और जाके कंप्यूटर पे एग्जाम देना पड़ा, हालांकि उसके पास नहीं था, तो कहाँ प्रैक्टिस करेगा, कहाँ जाएगा? खरीदने का रिसोर्स भी तो होना चाहिए। तो अब वो जाके दे रहा है और सोच के देखो 3-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस इरिटेशन की वजह से, जो इरिटेट कॉज करता है, जो रेस कंप्यूटर से निकल रहा है और जाके इरिटेट कर रहा है, उसके वजह से अगर वो बाई चांस 4-5 क्वेश्चंस गलती कर दे रहा है जिसके वजह से उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, तो फिर ये तो अनफेयर है। फेयर कहाँ हुआ? इसलिए हम सबको ये समझना जरूरी है और अपने आप को दोष नहीं देना है। इस चीज को समझो, इस ढांचे को समझो, तब जाके हम खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को, कुछ लोग जो बाय चांस, और बाय चांस क्या, उन्हें वैसा इन्वायरमेंट मिला होता है, उन्हें वैसा रिसोर्स दिया गया रहता है, तब जाके निकाल लेते हैं। और वे लोअर क्लास, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उन्हें इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि पूछो ही मत। ये इसलिए हाईलाइट किया जाता है ताकि दूसरे लोग अपने आप को इनसिक्योर महसूस करें, अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करें, ताकि जब तुम खुद पे सवाल उठाओगे तो तुम खुद में ही उलझे रहोगे, तुम हो रहे अन्याय को नहीं देख सकोगे और उस पर सवाल नहीं पूछ सकोगे। इसलिए इन सारी पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी हो जाता है। तीसरा पर्सपेक्टिव ये है कि स्टेट का क्या रोल प्ले है, क्या रोल है, स्टेट अपने रोल को कैसे प्ले कर रहा है एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में। और स्टेट कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन चला रहा है? हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव। अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही उतना कैपेबल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, किसी भी एजेंसी को रेगुलेट करने के लिए, तो फिर हमें उसे हटाना ही चाहिए। हमें उसे क्यों चुनना चाहिए अगर वो अपने अपने कॉम्पिटेंसी को ही साबित नहीं कर पा रहा है? तो किसी भी चीज़ को अपने आप को देखने, अपने आप को तो देखना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली मेहनत हम कर रहे हैं। पर वही बात है, हम दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ इन सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। स्टेट का उतना ही महत्वपूर्ण, स्टेट उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना हमारा मेहनत महत्वपूर्ण है। अगर स्टेट का रूल्स, रेगुलेशंस, अकाउंटेबिलिटी सही नहीं है, ऑडिटिंग सही नहीं है, तो फिर संभव ही नहीं है कि हर बच्चे के साथ इंसाफ किया जा सके। आए दिन पेपर लीक होता है, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
पेपर बिकता है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? चीटिंग होता है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो एजेंसी कंडक्ट कर रहा है। और एजेंसी को चूज करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट का, जिसके दायरे में एजेंसी काम करता है। तो अगर स्टेट ही सही से अपना रोल प्ले नहीं करेगा तो फिर इसमें हमारा तो दोष ही नहीं है ना, ये तो एक स्टेट का दोष है, ये तो एक राज्य का दोष है और राज्य को चलाने वाले लोगों का दोष है। इसमें हम अपने आप को दोषी कैसे माने? ये था हमारा तीसरा पर्सपेक्टिव। अब हम बात करेंगे चौथे पर्सपेक्टिव की, इन्वायरमेंट। किसी भी कंपटीशन को, किसी भी काम को करने के लिए, उसके लिए सबसे पहले तो जरूरी होता है अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छे इन्वायरमेंट की सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। हम तभी किसी भी कंपटीशन को सही से क्रैक कर पाएंगे जब हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले। इन्वायरमेंट अकेले रहने का, इन्वायरमेंट अकेले सोचने का, इन्वायरमेंट वैसा इन्वायरमेंट जहां हम डिबेट कर सकें, वैसा इन्वायरमेंट हम जहां प्रैक्टिस कर सकें, जहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। ये कौन मुहैया कराएगा? ये कौन देगा? क्या सिर्फ पेरेंट्स देंगे? क्या सिर्फ हमारा काम है ये इन्वायरमेंट ढूंढना? अगर हम एक स्टेट को चुने हैं, हम अपने अधिकार को स्टेट को सौंपे हुए हैं कि तुम हमारी अच्छाइयों के लिए रूल्स बनाओगे, पॉलिसी बनाओगे, स्कीम्स लाओगे, तो ये तो स्टेट का काम है ना। और जब हम डिप्राइव्ड होंगे एक अच्छे इन्वायरमेंट से, किसी के पास इन सारी चीज़ों का उपलब्धि एक जगह पे है और किसी के पास नहीं है, तुम उसको इससे कंपटीशन करा रहे हो, तो क्या ये सही है? क्या ये फेयर है? जस्टिफाइड है? कतई नहीं जस्टिफाइड है। हमें इस बात को समझना होगा, हमें इस पे सवाल उठाते रहना होगा। तो इन्वायरमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है और इन्वायरमेंट को मुहैया कराना सिर्फ गार्जियंस का काम नहीं है, ये एक स्टेट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट स्कीम्स नहीं बनाया है, ऐसा नहीं है कि स्टेट इसके रिगार्डिंग पॉलिसी नहीं बनाया है, पर वो रूट लेवल पे कितना सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, हम सब देख रहे हैं कि कितने लोगों तक, जेन्युइन लोगों तक ये जो भी गवर्नमेंट द्वारा जो भी स्कीम्स हैं उसका लाभ पहुंच रहा है। इस पे अगर हर कोई सवाल नहीं उठाएगा, हर कोई नहीं पूछेगा, हर कोई नहीं बोलेगा, तो ये ऐसा ही चलता रहेगा और हम ऐसा ही ठोकरे खाते रहेंगे और ऐसे ही जीते रहेंगे। कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस को सही करना जरूरी है। हम जिसे जिम्मेदारी देने जा रहे हैं उसको पहचानने की जरूरत है। ढोंगी बहुरूपिया भी होते हैं, अगर उसे हम नहीं पहचानेंगे कि कौन हमारे हित के लिए काम करने जा रहा है और कौन बहुरूपिया है, कौन सिर्फ मस्का लगा रहा है, तो हम सही चुनाव नहीं कर सकते हैं। हमें इस बात को समझना होगा और जानना होगा। तो ये था इन्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट की, पर्सपेक्टिव की, जिसका बहुत कम लोग बात करते हैं। ज़्यादातर ये कॉन्सेंट्रेटेड है इलीट क्लास के लोगों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में। सोशल इनजस्टिस, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, जो इतिहास में किया गया अन्याय लोगों के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ द हायरार्की डिवीजन ऑफ लेबर। हम सब जानते हैं कि हमारे इस भारत का ढांचा, समाज की ढांचा कैसा था। हमने पढ़ा वेद में, ऋग्वेदा में कि, और कौटिल्य के किताब में भी, कि समाज का क्या ढांचा था। 4 हिस्सों में, 4 वर्णों में हमारा समाज बटा हुआ था। वो कोई जात नहीं था। 4 हिस्से कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ये 4 कैटेगरी था और ये 4 कैटेगरी कोई जात नहीं था। ये 4 कैटेगराइजेशन इसलिए किया गया था काम को करने के लिए, डिवीजन ऑफ लेबर। ये हर व्यक्ति, समाज के हर व्यक्ति को काम के लिए सौंप दिया गया था कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, और धीरे धीरे उसे इम्पोज कर दिया गया कि अगर तुम ये काम कर रहे हो तो यही करोगे। जैसे ब्राह्मण, उनका काम था स्पिरिचुअलिटी, रीडिंग, थिंकिंग, और वो उन्हें स्पेशलिस्ट बन गए और उसे कंसंट्रेट कर दिया गया, स्पेसिफाइड कर दिया गया
कि ये काम यही लोग करेंगे। शूद्र वैश्य इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। क्षत्रिय का काम था टू प्रोटेक्ट द स्टेट, और ये वही काम करेंगे। और वहां से क्या हुआ कि हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू होता है, और जिसका खमियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि जब भी किसी भी चीज को आप एक पार्टिकुलर ग्रुप को स्पेशलाइज्ड करोगे तो उसमें महारत हासिल करते चला जाएगा, और फिर उसे इक्वलिटी समानता पे लाना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए हमें अफर्मेटिव एक्शंस लेना पड़ता है, जो स्टेट करता है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, जिसको मिटिगेट करने के लिए। और ये किसके थ्रू किया जाता है? रिजर्वेशन के थ्रू। इसलिए रिजर्वेशन को लाया गया ताकि हिस्ट्री में किए गए इनजस्टिस, अन्याय को इस समय सही किया जाए, और करना भी चाहिए, जरूरी हो जाता है। क्योंकि एक सही समाज को तभी समानता दिला सकते हो, तभी न्याय दिला सकते हो जब तुम उसके साथ न्याय करोगे। और न्याय करने के लिए उस हर थॉट को लाना होगा, हर पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करना होगा जो रैशनल है, जो ऑब्जेक्टिव है। पर सवाल फिर यहाँ ये होता है कि कितने जेन्युइन लोगों को इस रिजर्वेशन का फायदा पहुंच रहा है। तो ये चीज है, सवाल पूछते रहिए, सोचते रहिए और समझते रहिए। अगला पर्सपेक्टिव है कि जो कंटेस्टेंट है वो कहां से बिलोंग करता है, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड रीजन। इन तीनों में से कौन से रीजन से आता है? जैसे टायर 1 सिटीज के जो बच्चे हैं उनके पास कई तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। टॉप 1 क्लास के फैकल्टी हैं, टॉप 1 क्लास का इन्वायरमेंट है, वैसा माहौल मिल रहा है उन्हें। और जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, वहां के बच्चे, उनके पास तो नहीं है। फिर उनका कंपटीशन आप इनसे कराओगे तो कितना, इसके लिए आप कौन सा रूल्स लगा रहे हो, कौन सा रेगुलेशंस इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे इसको फेयर बना रहे हो, इसके बारे में कौन पूछेगा, कौन जानेगा, कौन समझेगा। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम एक जेएनयू के बारे में लेते हैं। जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए डिप्रीवेशन पॉइंट्स को ऐड करता है, और ये अच्छा है। क्यों अच्छा है? वो डिप्रीवेशन पॉइंट्स उन बच्चों को देता है जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से 10th, 12th और ग्रेजुएशन किए रहते हैं। क्योंकि तुम जो 12th, 10th बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से किया है, ग्रेजुएशन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से किया है, उसका कंपेयर तुम टायर 1 के सिटीज के बच्चों से नहीं कर सकते हो। क्योंकि वहां के जो रिसोर्सेज हैं, पढ़ाने का जो तरीका है, यहाँ के पढ़ाने के तरीके से बहुत अलग है। उतना इंफॉर्मेशन, उतना नॉलेजेबल पर्सन वहां है ही नहीं, वहां फैकल्टी है ही नहीं। तो तुम कैसे उन बच्चों को इन बच्चों से कंपेयर कर सकते हो? तो जो इतना बड़ा एजेंसी है, जो पूरे सेंट्रल लेवल पे काम कर रहा है, वो इस बात को क्यों नहीं सोचता है? उसे ये बात ध्यान में क्यों नहीं आता है? तुम होमोजेनाइज कर रहे हो सारे बच्चों को एक जैसे। ये कैसे संभव है? किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। तुम इन सारे लोगों को होमोजेनाइज कैसे कर सकते हो? इसलिए हमें डाइवर्सिटी का सम्मान करना होगा, रिस्पेक्ट करना होगा, और उसको वैसे ही पॉलिसीज बनाने होंगे, रेगुलेशंस लाने होंगे जो सारे लोगों के साथ न्याय करें, सारे लोगों के डिजायर्स को फुलफिल करें, और उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी रूल्स इंप्लीमेंट करें। ऐसा नहीं कि सबको एक जैसे हाँक दिए, नहीं, सबका फीचर अलग अलग है। तो ये जरूरी हो जाता है। बात करेंगे अब हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। किसी भी कंपटीशन करने के लिए एक व्यक्ति का हेल्दी होना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और हेल्दी होने के लिए एक सही न्यूट्रिएंट्स का लेना जरूरी हो जाता है।
क्योंकि हमारा सेल्स तभी काम करेगा जब हमें सही मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता है तो फिर हमारा सेल्स फंक्शन ही नहीं करेगा, चाहे वो ब्रेन सेल हो या हार्ट सेल हो। दिमाग तभी काम करता है जब उसे एनर्जी मिलेगा, क्योंकि मेमोरी का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब दो न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है, और जैसे जैसे न्यूरॉन्स का कनेक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा मेमोरी स्ट्रांग होते जाता है। तो ये न्यूरॉन्स का कनेक्शन और न्यूरॉन्स का एक्टिवनेस कैसे होगा, जब उसके पास एनर्जी होगा, सेल्स के पास एनर्जी होगा। और एनर्जी कहाँ से आएगा, जो चीज हम खा रहे हैं, जो चीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर सही मात्रा में किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है खाना, अच्छा फल फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ये कहाँ फेयर कंपटीशन है। तुम किसी एक भूखे कैंडिडेट को एक अच्छे, जिसे सब चीज मिल रहा है, एक डाइट फॉलो कर रहा है, उस कैंडिडेट से कंपटीशन करा रहे हो, और इसके रिगार्डिंग कोई तुम्हारे पास रूल्स पॉलिसीज नहीं है। ये कब सोचा जाएगा, कौन सोचेगा। तो ये हो जाता है। दूसरा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ये है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है, इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हो वो आप पे कितना सूट कर रहा है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कंपटीशन का, या कोई भी काम कर रहे हो, वो आपके पर्सनालिटी पे कितना सूट कर रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब क्या होता है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं प्राचीन समय में, उससे थोड़ा पीछे चलते हैं स्टोन एज में। इंसान जब शिकार करता था तो क्या हुआ होगा कि सबने अपने काम को डिवाइड किया होगा कि तुम ये काम करो, तुम शिकार करने जाओ, हम उसकी सुरक्षा करेंगे, हम ये करेंगे। तो वहां से क्या हुआ, डाइवर्सिटी क्रिएट हुआ, और डाइवर्सिटी जब क्रिएट हुआ तो वहां से एक खास तरह की चीजें, स्पेशलाइज्ड टैलेंट हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो गया। पर ये जो सेम प्रोसेस है वो तो सबके पास है ना, काम करने का हुनर, ये तो हर व्यक्ति के पास है, पर स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया। और हम सबको पता है कि क्या होता है, इवोल्यूशन होता है नॉलेज का, इंटेलिजेंसी का, स्मार्टनेस का। तो जब ये इवोल्यूशन होता है तो ये स्पेशलाइज होना शुरू हो जाता है। किसी चीज को वर्षों तक करते रहोगे तो उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए ये समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तुम्हारा पर्सनालिटी किधर इंक्लाइन कर रहा है, तुम्हारा चॉइस किधर जा रहा है, उसे पहचानना होगा कि आप किस चीज में टैलेंटेड है। तब जाके सही मायने में आप जो भी काम कर रहे हैं उसे फुलफिल कर पाएंगे और अचीव कर पाएंगे। तो यही खत्म होता है, और जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से, और शेयर भी कीजिए सारे लोगों को, ताकि उन्हें भी ऐसे इंफॉर्मेशन मिलता रहे, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होता रहे, और हम अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते रहें और समझने की कोशिश करें, ताकि हम एक अच्छे समाज का नींव रख सकें, एक अच्छे समाज को स्थापित कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।